Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business tree chapter 3. And today's topic is managerial response to changes in business environment. Okay, let's go on the topic. This is the today's topic, managerial response to changes in business environment. यानी जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जैसे बताया था, तो उसमें जो चेंजेस हुए थे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुए थे, तो उसके तहत जो बिजनेसमैन है वो कैसे खुद को चेंज किए, यानी उस सिचुएशन को कैसे वो टैकल किए, कैसे खुद में चेंज किए ताकि वो उस सिचुएशन को सर्वाइव कर सके और उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। 1991 में जो भी चेंजेस हुए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत, लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, 3 चीज़ें हुई थी और तीनों का जो इफेक्ट था वो जो बिजनेसमैन पे पड़ा था वो पॉजिटिव वे में ही पड़ा था। ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि जो भी यहाँ के बिजनेसमैन थे उनको एक तरह से बेनिफिट मिला था इन सब चीज़ों का। ठीक है, जो भी हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों के तहत। तो जो 1991 में चेंजेस हुए तो उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स हुआ, यानी बिजनेसमैन का जो चेंज देखने को मिला वो था सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन, यानी बिजनेसमैन खुद को डाइवर्सिफाई किए। ठीक है, देखो टेक्स्ट में क्या दे रहा है, द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज़ द कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। जो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो चेंज दिखा वो सबसे पहला था, क्या था, डाइवर्सिफिकेशन। कंपनीज जो थी डाइवर्सिफाई होने लगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑन वेल सेट दैट विथ न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस वी विल डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। यानी जो वेल कंपनी थी, आप लोग सुने होंगे वेल का नाम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, बनाती थी पहले, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद ये क्या की, ये अपने आप में चेंज की और ये डाइवर्सिफाई की अपने पोर्टफोलियो को, इसमें डाइवर्सिफाई की। तो क्या क्या इंक्लूड की अपने बिजनेस में, सोलर एनर्जी को इंक्लूड की, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड की और वाटर बिजनेस को साथ में इंक्लूड की। ठीक है, इवन कंपनीज लाइक रिलायंस, इसके साथ साथ रिलायंस भी, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां भी खुद को डाइवर्सिफाई की और केवल एक ही बिजनेस पे डिपेंड ना करके और भी अलग अलग तरह के बिजनेस को ये स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की, इसका एक रीज़न था, क्योंकि अगर ये मान लो कोई कंपनी ए है, वो किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करती है। ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है और सपोज दैट अगर इसके बिजनेस में लॉस होता है तो क्या होगा, या कोई चेंजेस होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, कुछ चेंज हुआ, टैक्स बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, तो जो भी लॉस होगा इसको पूरा सहना पड़ेगा इसी पे। ठीक है, इसी बिजनेस पे इसको सहना पड़ेगा, इसी प्रोडक्ट पे। सपोज दैट ये घाटे में भी जा सकती है कंपनी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है। अगर सपोज दैट इसके पास और भी बिजनेस रहता, और भी प्रोडक्ट का ये बिजनेस करती, प्रोडक्शन करती, ठीक है, साथ में इसका भी करती, इसका भी करती, इसका भी करती, तो अगर एक इसका अगर लॉस में जा रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट तो हो सकता है। ठीक है, ये मान लो लॉस में जा रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, तो ये मेकअप हो सकता है, ये चारों मिला करके ये सर्वाइव कर सकती है कंपनी। ठीक है, जैसे टाटा है, टाटा कोई एक बिज़नेस नहीं करती है। 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो बहुत सारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट की। ठीक है, टाटा मोटर्स है, टाटा साल्ट है, तनिष्क है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस है टाटा के। वैसे ही रिलायंस भी है, टेलीकम्युनिकेशन में है, रिलायंस का फूडमेट है ही। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स है ही, रिलायंस का पेट्रोल पंप है ही। तो ऐसा क्यों कि इसी सिचुएशन से उभरने के लिए, मान लो एक बिज़नेस में लॉस होता है तो अगर एक से ज़्यादा बिज़नेस रहेंगे, एक से ज़्यादा वो इन्वेस्ट किए रहेंगे प्रोडक्ट वगैरह में, तो अगर एक डूबता है तो वहाँ दूसरे तीसरे चौथे से वहाँ से बेनिफिट निकाल के ये इसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए वो खुद में डाइवर्सिफाई किए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के कारण। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, जॉइंट वेंचर्स या कोलेबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। जॉइंट वेंचर्स का नाम सुने होंगे लोग 11th में। ठीक है, क्या होता है, जब दो कंपनियां एक साथ मिल करके बिजनेस स्टार्ट करती हैं या टाई अप करती हैं। ठीक है, तो ये भी 1991 के एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जॉइंट वेंचर वाला। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज केम टू इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें क्या क्या था, 3 तरह से इफेक्ट डाली। एक तो ये था प्राइवेटाइजेशन हुआ, दूसरा लिबरलाइजेशन हुआ, थर्ड ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत जो विदेशी कंपनियां थी, बाहर की कंपनियां, वो इंडिया में इंटर करना स्टार्ट की। तो वो आई तो वो पहले कोई भी जब नया पर्सन आता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा नई जगह पे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग ही कहीं जाते होगे लोग घूमने, तो किसी न किसी गाइड को लेते होगे लोग, क्योंकि गाइड वहाँ के माहौल से अच्छी तरह से परिचित होता है, सब कुछ उसको पता होता है, तो वो आपको बताते जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ये फॉलो करने के लिए जॉइंट वेंचर के थ्रू जो फॉरेन कंपनियां थी इंडिया में
आने से पहले यहाँ की जो कंपनियाँ थी उसके साथ टाई अप की, ठीक है, ताकि यहाँ की जो भी बिज़नेस के इन्वायरमेंट वगैरह हैं, यहाँ की जो भी कंपनियाँ हैं उनको पता है अच्छे से, लेकिन बाहर की जो कंपनियाँ उनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम आ रही हैं उनको कुछ नहीं पता है, तो कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे कस्टमर से रिलेशन बनाना है, कैसे सेल बढ़ाना है, ये सब कुछ उनको पता नहीं है। तो वो यहाँ की कंपनियों के साथ टाई अप करके यहाँ के बिज़नेस में इंटर की। तो यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम दिए हैं, देखो सबसे पहले दिया फोर्ड, जो फोर्ड थी वो इंटर की महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप करके, यानी जॉइंट वेंचर में। जैगुआर इंटर की टाटा मोटर्स के साथ, होंडा इंटर की सेल के साथ, जनरल मोटर्स हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, और वोडाफोन ये तो न्यू है, मर्ज हुआ है आइडिया के साथ, ठीक है। तो यही सब फंडा है जॉइंट वेंचर का, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद से ज़्यादा स्टार्ट हुआ इंडिया में। इसके बाद देखो इसका थर्ड जो चेंज किए बिजनेसमैन, तो क्या था, ब्रांड बिल्डिंग, यानी आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग गुडविल एंड इमेज ऑफ कंपनी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ कंपनी। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो ब्रांड बिल्डिंग थी, गुडविल थी और इमेज ऑफ कंपनी थी, वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंपनी के प्रमोशन के लिए बनी, ठीक है। नाउ कंपनीज are spending huge amount on various promotional activities such as advertisement, sales promotion, etc. for brand building। यानी अब कंपनीज जो थी वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो पैसे होते हैं वो खर्च करना स्टार्ट किया, किस चीज़ पे, कंपनी के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। क्यों, ताकि वो ब्रांड बिल्डिंग कर सकें, यानी अपने कंपनी का, अपने ब्रांड का एक तरह से नाम कर सकें। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का नाम जैसे लेते हो, मान लो नूडल्स की नाम लेते हैं, तो नूडल्स का नाम लेते हैं, हमारे जहन में क्या आता है, मैगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसका ब्रांड बिल्डिंग वही है कि क्यों ऐसे हुआ है, उतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, प्रमोशन किया है, ठीक है, इसलिए। अब जैसे जापानी किसी प्रोडक्ट का नाम ले लो, पैनासोनिक इलेक्ट्रिक टूल्स बनाता है वो, इलेक्ट्रिक्स प्रोडक्ट, तो उस पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि आँख बंद करके वो परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जापान का प्रोडक्ट है, पैनासोनिक है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी देगा ही। तो ये सब होता है ब्रांड, उसका ब्रांड का वैल्यू, ठीक है। तो ये बनाना पड़ता है, कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा खर्च भी होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू, सेल्स प्रमोशन वगैरह के थ्रू, ठीक है। और प्रोडक्ट भी सही देना पड़ता है उस लायक, तभी ये हो पाता है। स्पेशली इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, यानी ये बहुत ज़्यादा कहाँ यूज़ हुआ ब्रांड बिल्डिंग वाला, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में, जैसे सैमसंग है, एलजी है, सोनी है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जैसे सैमसंग है। तो पहले क्या था, जब नोकिया बर्बाद हुआ, नंबर 1 का तब तक हुआ, तो सैमसंग ही वो कंपनी थी जिस पे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, कोई भी मॉडल आता था वो लोग परचेस कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यही चल रहा था सैमसंग, नोकिया के जाने के बाद। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा चेंज है, अभी लोग सोच रहे हैं कि चीप एंड बेस्ट मिले, कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स मिले, ठीक है। तो इसके बारे में भी है, मैं बताऊंगा आगे, पहले देख लो चौथा पॉइंट इसका क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट। अभी जो मैं बात कर रहा था वही आ गया यहाँ पे, यानी यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई भी कंपनी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, दैट मीन्स वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेती है, और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है वो अच्छा चल जाता है कंपनी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि जो भी कंपनी, यानी 1991 के बाद से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने का होड़ स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि मार्केट में बने रहने के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, अच्छा सेल करने के लिए, तो सभी कंपनियाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ मूव करना स्टार्ट की, यानी अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट की नए नए तरीके से, उसमें चेंजेस करने लगी, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इज़ इंक्रीज्ड बाय ऑल द कंपनीज। चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंपनीज, स्पेशली कंपनीज आईटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। यानी इसके बाद क्या हुआ, जो खर्च था सर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का वो बढ़ गया, सारी कंपनियां अपने डेवलपमेंट और रिसर्च वगैरह पे ज़्यादा खर्च करने लगी, ताकि कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए उसको डेवलप कर सके और नया टेक्नोलॉजी यूज़ करे, ठीक है। क्यों, ताकि वो मार्केट में बने रहें जो भी कंपनीज हैं। तो इसका स्पेशली किस सेक्टर में देखने को मिला हम लोग को, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में, लैपटॉप में और फ़ोन में। फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा ही, जैसे नोकिया गया तो सैमसंग उस टाइम नंबर 1 पे आया, लेकिन
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के मामले में सैमसंग को कड़ी टक्कर मिली। जो न्यू कंपनीज आई जैसे ओप्पो है, वीवो है, ठीक है, एमआई है, रेडमी, शाओमी, जो भी न्यू कंपनीज आई तो ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे खर्च करना स्टार्ट की और अपने फ़ोन्स में, अपने प्रोडक्ट में वो लोग लेटेस्ट फीचर्स को इनबिल्ट करके कस्टमर्स को प्रोवाइड की, जिसके कारण आज हम लोगों को क्या मिल रहा है देखने को, चीप एंड बेस्ट फ़ोन मिल रहा है। यानी कम रेट में आपको अच्छा फीचर्स वाला फ़ोन मिल जा रहा है। यानी अप्रॉक्सीमेट 10,000 में बहुत अच्छा फ़ोन मिल जा रहा है, जो कि पहले क्या था 30,000 40,000 भी देने पे नहीं मिलता था। तो ये यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही एक तरह से गिफ्ट मान सकते हो आप लोग। इसके बाद देखो 5th पॉइंट क्या कह रहा है, इम्प्रूव्ड compensation level. With the entry of MNCs, there is lot of change seen in the salary package of all the employees in managerial as well as technical services. यानी जो कंपनसेशन लेवल था उसमें भी इम्प्रूव हुआ। यानी जब एमएनसीज यहाँ पे एंट्री की, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में, तो उसके आने के बाद क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले थे उनके सैलरी पैकेज में भी इंक्रीमेंट हुआ, वो भी चेंज हुआ। पहले था कि पहले जो भी यहाँ पे काम करने वाले थे तो उतना मतलब इंडस्ट्रीज नहीं था, कंपनी नहीं था, कम थी, एमएनसी नहीं थी, तो लोग जैसे तैसे कितना भी वो लोग सैलरी देते थे वो लोग काम करने के लिए एग्री हो जाते थे, ठीक है। उनके मन मुताबिक मतलब सैलरी नहीं मिलता था, जितना भी मिल जाता था वो लोग एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आने के तहत जो एमएनसीज एंट्री की इंडिया में, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसके तहत वो लोग जो मतलब क्वालिफाइड टैलेंटेड पर्सन्स थे, वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको वो हायर करने लगे। तो उनको उस अकॉर्डिंग उनके टैलेंट, उनके एजुकेशन, उनके मतलब नॉलेज के हिसाब से उनको वे लोग सैलरी देने लगे, ठीक है। तो सैलरी देने लगे तो उनको भी एक तरह से मौका मिलने लगा चेंज करने का। जैसे यहाँ पे आगे देखो क्या दे रहा है, द स्टार्टिंग सैलरी फॉर इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। यानी जो स्टार्टिंग सैलरी थी इंजीनियर्स की या फिर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की वो बढ़ने लगी या बढ़ी। कंपनीज आर फॉलोइंग परफॉर्मेंस लिंक बोनस स्कीम्स, इंसेंटिव्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस इज बिकमिंग कॉमन। यानी सभी कंपनियों में बहुत सारे तरह के स्कीम्स चलाए जाने लगे या स्टार्ट किए गए, जैसे परफॉर्मेंस के तौर पे बेसिस पे बोनस दिया जाने लगा, ठीक है, इंसेंटिव दिया जाने लगा। कोई बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो कोई ज़्यादा सेल बढ़ा रहा है तो उसको भी बोनस दिया जाता था, ठीक है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत ही कंपनसेशन लेवल में क्या हुआ, सुधार हुआ, यानी लोगों को अच्छी सैलरी मिलने लगी। कंपनसेशन लेवल बढ़ने के कारण एक और फ़ायदा हुआ कि जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको भी ऑप्शन मिल गया एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का, ठीक है। क्योंकि जब कंपनीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं सैलरी कम मिल रहा है तो दूसरी जगह भी जा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट मिला एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इसके बाद देखो 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कस्टमर फोकस। द फोकस ऑफ मार्केट इज़ टोटली शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। यानी जो मार्केट का फोकस था वो प्रोड्यूसर से शिफ्ट होकर के कंज्यूमर की तरफ चला गया। पहले जो था कि प्रोड्यूसर मार्केट कहलाता था, क्योंकि कंपनीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत कम थे, 1991 के पहले ना मात्रा में थे, ठीक है। तो जो कंपनियाँ थी उस टाइम वो कुछ भी बनाती थी तो मार्केट में लाकर सेल कर देती तो वो बिक जाता था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास, कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको यूज़ करना ही करना है मजबूरी में, ठीक है। तो ये रीज़न था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद ये चेंज हुआ और वो जो प्रोड्यूसर मार्केट था वो चेंज होकर के कंज्यूमर मार्केट हो गया, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ गए, ठीक है, वैरायटी आने लगी प्रोडक्ट्स की। कंपनियाँ बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। टुडे कंज्यूमर इज कीप इन द मार्केट, ऑल कंपनीज आर कमिंग विथ वेरियस स्कीम्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। यानी आज के डेट में जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें जो भी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, वो बहुत तरह तरह की स्कीम्स लेकर के आ रही हैं अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए, ठीक है, ताकि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को परचेज करें और यूज़ करें ताकि उनका सेल बढ़ सके। इवन आफ्टर सेल सर्विस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। कंपनीज आर प्रोवाइडिंग 24/7 कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज थ्रू टोल फ्री नंबर्स। यानी स्कीम्स के साथ साथ अब कंपनीज क्या करने लगी, सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी, सेल सर्विसेज। पहले तो केवल सेल था, उसके बाद सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी। यानी अगर मान लो कोई एसी खरीद रहा है तो उसको सर्विसेज भी देने लगी, आ करके टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग करने का, और जब सेल होता है तभी ला करके फिटिंग वगैरह करने का, ठीक है। तो ये बहुत सी तरह की सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड करने लगी कंपनीज। कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करने लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंपनीज़ के कस्टमर केयर नंबर पे बात कर सकते हो। उसके जो एजेंट हुए, स्टाफ होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे 24/7। इसका मतलब होता है एनी टाइम, ठीक है, कभी भी आप कॉल करो, आपको
आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से कंपनीज देने लगी। आगे देखो क्या कह रहा है, देयर इज ट्रेमेंडस डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर टू कस्टमर टुडे। पब्लिक रिलेशन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से बहुत ही ट्रिमेंडस डिफरेंस देखने को मिला नेचर में भी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में भी। यानी जो बिजनेसमैन थे उनके नेचर में भी वो पोलाइटली मतलब पोलाइट हो गए, हम्बल हो गए। ठीक है, पहले था कि कुछ भी ला के बोल देंगे, बेच देंगे, कस्टमर को मजबूरी में लेना है, लेकिन अब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनसे सही तरीके से बिहेव करना, रिलेशन सही रखना। ठीक है, कोई भी आज के डेट में अगर कहीं जाते हो, आप कोई शोरूम में जाते हो तो पहले आपको बैठाया जाता है, अच्छे से इंक्वायरी की जाती है सब। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो आपको चाय पानी भी पूछा जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब इसी का देन है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट था वो कस्टमर फोकस वाला हो गया था, कस्टमर ही मार्केट के सब कुछ हो गए। तो यहाँ पे देखो दिया भी है, पब्लिक रिलेशन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के लिए जो पब्लिक रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है आज के डेट में। ठीक है, तो यही है 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो चेंज हुआ, उसके तहत जो भी मैनेजरियल रिस्पॉन्स का जो बिजनेसमैन खुद को चेंज किए, तो यही सब उसका पॉइंट है, कैसे कैसे खुद को चेंज किए और वो सर्वाइव कर पाए, जो कि पॉजिटिव वे में ही हुआ। आज के डेट में देख सकते हो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करके कोई भी बिजनेसमैन आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।